अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर नावल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और तो आइए नावल शुरू करते हैं। नावल का नाम है अंतुल हयात और ये है अंतुल हयात का सीज़न नंबर 2 और आज है इस नावल की छठी एपिसोड, छठी किस्त। तो आइए जी पढ़ते हैं, देखते हैं जी आगे क्या बनता है, क्या होता है इस नावल में, कहाँ पे स्टॉप किया था हमने। जी, ये रहा जी। अरूप कुछ तो बोलो, क्यों रो रही हो? अरूप बहरोज खानज़ादा के सीने से लगी ज़ारो कतार रो रही थी। बलाज खानज़ादा, रूप और इबादत उसके रोने से परेशान हो रहे थे। अरूप इधर आओ। रूप ने उसे बाजू से पकड़कर अपने रूबरू खड़ा किया। बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है? जब तक बताओगी नहीं हम कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? रूप ने अरूप को शानों से थामकर प्यार से पूछा। तो अरूप ने सिसकते हुए अपने हाथ में पकड़े पेपर रूप की तरफ बढ़ाए। रूप ने पहले पेपर्स की तरफ देखा, फिर अरूप की तरफ। अरूप सिसकियां लेकर रो रही थी। रूप ने नासमझी से पेपर्स पकड़े और इन्हें खोलकर देखने लगी। इन तीनों की नजरें रूप के चेहरे पर टिकी थी, जिसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता सख्ती, बेयकीनी और गुस्से ने जगह ले ली। चटाख! रूप का हाथ उठा और अरूप के गाल पर पड़ा। अरूप फर्श पर गिरने लगी, पर बहरोज खानजादा ने उसे थाम लिया, जबकि इबादत ने हैरत और बेयकीनी से रूप की तरफ देखा। ये क्या बदतमीजी है रूप? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? बलाज खानज़ादा ने गुस्से से कहा तो रूप की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो गुस्से से अरूप की तरफ ही देख रही थी, जो गाल पर हाथ रखे बहरोज खानज़ादा के सीने से लगी नजरें झुकाए रो रही थी। बलाज खानज़ादा के पूछने पर रूप ने वो पेपर्स बलाज खानज़ादा की तरफ बढ़ा दिए। हारब अपने निकाह की तैयारियां मुकम्मल करके अभी लेटा ही था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। हारब ने मोबाइल पकड़ा तो बलाज खानज़ादा का फ़ोन था। हारब पहले हैरान हुआ क्योंकि बलाज खानज़ादा ने खुद से कभी हारब को फ़ोन नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम सरदार साईं। हारब ने फ़ोन उठाकर कहा, 10 मिनट है तुम्हारे पास, अपने दादा साईं को लेकर हवेली पहुंचो। बलाज खानदादा ने गुस्से से लब भींचते कहा और बिना हारिब का जवाब सुने फ़ोन बंद कर दिया। हारिब अभी कुछ बोलता फ़ोन बंद हो चुका था। उसने हैरत से बंद होते फ़ोन को देखा। उसे बलाज खानदादा का लहजा पहले जैसा नहीं लगा था। कुछ तो था बलाज खानदादा के लहजे में जो हारिब को पल में परेशान कर गया था। वो गहरा सांस लेते उठा और कपड़े बदलकर हशमत अली के कमरे की तरफ बढ़ा। मुस्तफ़ा बेड ग्राउंड से टेक लगा टांगे सीधी करके बैठा था और महर उसके साथ उसके सीने पर सर रखे बैठी थी। मुस्तफ़ा का एक हाथ महर की कमर पर, जबकि दूसरे हाथ से वो कभी महर के चेहरे से बाल हटाता तो कभी उसका हाथ पकड़कर होंठों से लगाता। मुस्तफ़ा, अब लंदन नहीं जाएंगे ना? महर को अभी भी खौफ सता रहा था कि मुस्तफ़ा लंदन चला जाएगा, एक शर्त पर। मुस्तफ़ा ने संजीदगी से कहा तो महर ने सर ऊपर करके उसे सवालिया नजरों से देखा। जैसे कल पूरे हक से अपना हक लेकर गई थी, आज भी मुझे पर अपना हक जताओ। मुस्तफ़ा खानज़ादा ने धीमी आवाज में सरगोशी की तो उसकी बात में छुपा मतलब समझकर महर के गाल शर्म से सुर्ख पड़ गए। बाद में शर्मा लेना, अभी फिलहाल शुरू हो जाओ। मुस्तफ़ा ने बेड ग्राउंड पर बाजू रखते उस पर अपना सर टिकाकर सुकून से कहा। महर ने झुकी आंखें उठाकर मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जो उसका मुंतजर उसी की तरफ देख रहा था। मुस्तफ़ा, मैं अब जाती हूँ, कोई आ जाएगा। महर ने मुस्तफ़ा की लू देती आंखों से बचने के लिए राह फरार ढूंढी। खबरदार, जो तुम मेरी इजाज़त के बगैर हिली भी, मैं जाजी खुदा हूँ तुम्हारा। मेरा कहा मानना तुम पर फर्ज है, इसलिए जो कहा है वो करो, वरना मैं अगली पिछली सारी सजाएं देने में वक्त नहीं लगाऊंगा। मुस्तफ़ा का अंदाज वार्निंग दे रहा था। महर एक पल के लिए चुप सी हो गई। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुस्तफ़ा ने गुस्से से कहा तो महर उसके गुस्से से डरती एक सेकंड से पहले उसके होंठों पर अपने होंठ रख चुकी थी। हशमत अली और हारिब हवेली पहुंच गए थे। वो सीधा डाइनिंग हॉल में आए, जहां बलाज खानदादा कमर पर हाथ बांधे गुस्से से खड़ा था। उसके चेहरे पर चट्टानों की सख्ती थी। रूप सोफे पर बैठी सर झुकाए बे आवाज रो रही थी। एक साइड पर अरूप खड़ी सिसक रही थी, जबकि इबादत उसे उस जा हाथ थामे जबकि इबादत उसका हाथ थामे उसे चुप करवा रही थी। बलाज खानदादा से थोड़ी दूर बहरोज खानदादा संजीदगी से सर झुकाए जमीन को घूर रहा था।
हारिब को डाइनिंग हॉल का माहौल कुछ अजीब सा लगा। उसके दिल में अनजाना सा खौफ पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सरदार साईं। हशमत अली के सलाम करने पर सब उसकी तरफ मतवज्जो हुए। बलाच खानदादा ने झटके से मुड़कर चेहरे पर गुस्सीले तासुरात सजाए। पहले हशमत अली और फिर हारिब की तरफ देखा। हारिब को उसकी आंखों में खुद के लिए सिवाय गुस्से और नफरत के कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आपने बुलवाया था साईं? जब बलाज खानदादा कुछ न बोला तो हशमत अली फिर से बोला। बलाज खानदादा कदम कदम चलता हारिब के रूबरू खड़ा हुआ तो हारिब ने नजरें उठाकर बलाज खानदादा की तरफ देखा, पर जैसे ही उसने बलाज खानदादा की आंखों में देखा उसे खौफ महसूस हुआ। हारिब ने फौरन नजरें झुका ली। चिट्टाख। हारिब ने जैसे ही नजरें नीचे की, बलाज खानदादा का भारी हाथ उठा और हारिब के गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतनी जोर का लगा कि हारिब के कदम लड़खड़ाए, जबकि बलाज खानदादा की इस अमल पर डाइनिंग हॉल के सभी नफूस को सांप सूंघ गया। हारिब। अरूब ने तड़प कर कहा और हारिब की तरफ बढ़ने लगी, पर इबादत ने उसका हाथ मजबूती से थाम कर उसे रोक लिया। हारिब का होंठ फटकर खून निकलने लगा। उसने बेयकीनी और हैरत से बलाज खानदादा की तरफ देखा। दूसरी तरफ हशमत अली की हालत भी हारिब से मुख्तलिफ नहीं थी। गुस्ताखी माफ सरदार साईं, हमसे कोई भूल हो गई, हशमत अली ने लड़खड़ाती आवाज से पूछा, जबकि हारिब अभी भी बेयकीन नजरों से बलाज खानदादा की तरफ ही देख रहा था, शायद अपना गुनाह जानने की कोशिश कर रहा था। ये तुम अपने एक घटिया पोते से पूछो, जिसने मेरी इज्जत खराब करते एक बार भी नहीं सोचा। बलाज खानदादा बोला, नहीं धाड़ा था। उसकी धाड़ से सबके दिल खौफ से कांप उठे। हशमत अली ने सवालिया नजरों से हारिब की तरफ देखा। हशमत अली की आंखों का मतलब समझकर हारिब ने ना समझी से नफी में सर हिला दिया। वो तो बलाज खानदादा की इज्जत खराब करने के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता था, और बलाज खानदादा ने उसे कितने आराम से घटिया कह दिया था। क्या हुआ, चुप क्यों हो? अपने दादा साईं को अपना कारनामा नहीं बताओगे? बलाज खानदादा ने हारिब की तरफ गुस्से से सुर्ख होती आंखों से देखा। सरदार साईं, मैंने किया क्या है? हारिब ने हिम्मत करके पूछा, जबकि उसका इतना पूछना ही बलाज खानदादा को मजीद तैश दिला गया। चटाक। बलाज खानदादा ने फिर से एक थप्पड़ हारिब के मुंह पर मारा, पर इस बार हारिब लड़खड़ाया नहीं था। आंखों में पानी जरूर भर गया था। बेगैरत इंसान, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके पूछ रहे हो मैंने क्या किया है? बलाज खानजादा ने हारिब का गिरेबान पकड़े कहा। हशमत अली ने आज बहुत सालों बाद बलाज खानजादा को गुस्से में देखा था। रूप के बलाज खानजादा की जिंदगी में आने के बाद बलाज खानजादा का गुस्सा खत्म हो गया था, पर आज हशमत अली को वो पहले वाला सफाक सरदार लग रहा था। सरदार साईं, हारिब से कौन सा गुनाह हुआ है? हशमत अली पूछ रहा था, जबकि हारिब का दिमाग बलाज खानदादा की बात पर अटक गया। उसने कब अरूब की जिंदगी बर्बाद की? हारिब ने नजरें घुमाकर अरूब की तरफ देखा, जो सर झुकाए रो रही थी। जानना चाहते हो अपने पोते के करतूत? बलाज खानदादा ने झटके से हारिब का गिरेबान छोड़ते कहा, जबकि बलाज खानदादा की ऊंची आवाज से हवेली में सब जाग गए थे और बारी बारी सब डाइनिंग हॉल में जमा होकर मामला समझने की कोशिश कर रहे थे। मुस्तफ़ा, ये तो बड़े मामू की आवाज है। महर और मुस्तफ़ा को शोर सुनाई दिया। महर की बात पर मुस्तफ़ा झटके से खड़ा हुआ। आवाज़ें अब तेज़ होने लगी थी। मुस्तफ़ा ने जल्दी से पहले अपनी शर्ट ठीक की, फिर बाल ठीक किए। महर भी बेड से उतरकर खड़ी हो गई। मुझे नीचे कोई ठीक नहीं लग रहा, मेरे जाने के 5 मिनट बाद तुम नीचे आ जाना। मुस्तफ़ा ने महर के माथे पर होंठ रखते कहा तो महर ने फौरन सर हिला दिया। मुस्तफ़ा जल्दी से कमरे से निकला और नीचे की तरफ भागा। ये रहे तुम्हारे बेटे के कारनामे। बलाज खानदादा ने वही पेपर हशमत अली के मुंह पर मारे जो अरूब ने रूप को पढ़ने के लिए दिए थे। हशमत अली ने जमीन पर गिरे पेपर्स उठाए और उन्हें देखने लगा। हशमत अली अनपढ़ था, उसने नासमझी से हारिब की तरफ देखा। हारिब ने जल्दी से हशमत अली के हाथ से पेपर्स पकड़े और पढ़ने लगा। जैसे जैसे हारिब पेपर्स पढ़ रहा था, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ रहा था। हारिब ने बेयकीनी से सर उठाकर अरूब की तरफ देखा, जो उसी की तरफ देख रही थी। हारिब के देखते ही अरूब ने फौरन नजरें झुका ली। हारिब पुत्र, क्या लिखा है इन कागजात में? हशमत अली हारिब के चेहरे का उड़ा रंग देख चुका था। उसने बेचैनी से पूछा, पर हारिब के मुंह पर जैसे जबान ही नहीं थी। वो सदमे और बेयकीनी से अरूब की तरफ देखी जा रहा था, जबकि डाइनिंग हॉल में सब अफराद को जानने का तजस्सुस हुआ कि पेपर्स में क्या लिखा है। मुस्तफ़ा भी नीचे आ गया था। उसने आंखों के इशारे से बहरोज खानजादा से मामला जानना चाहा, पर बहरोज खानजादा शर्मिंदगी से सर झुका गया। वो किसी
وہ किस मुंह से बताता कि पेपर्स में क्या लिखा है? ये किस मुंह से तुम्हें अपनी घटिया हरकत बताएगा? मैंने तुम्हारे पोते पर आंखें बंद करके एतबार किया और उसने मेरा एतबार खाक में मिला दिया। बलाज खानदादा का बस नहीं चल रहा था हारिब की जान ले ले। सरदार साईं आप मुझे उसका गुनाह बताएं, मैं खुद उसे सजा दूंगा। हशमत अली जानता था उसका पोता कभी भी बलाज खानदादा की इज्जत मैली नहीं होने देगा। ये अल्फाज उसने किस मुंह से कहे ये उसका अल्लाह जानता था। हारिब ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। बहरोज खान, बलाज खानदादा ने बिना हशमत अली को जवाब दिए बहरोज खानदादा को पुकारा तो वो मरे हुए कदमों से बलाज खानदादा के करीब जाकर खड़ा हो गया। 15 मिनट है तुम्हारे पास, जहां से मर्जी जैसे भी करके मौलवी बुलवाओ। बलाज खानदादा के हुक्म पर हारिब ने झटके से सर उठाकर बलाज खानदादा की तरफ देखा। सरदार साईं खामोश, अगर एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से निकला तो जबान काट दूंगा। इससे पहले हारिब अपनी सफाई में कुछ कहता, बलाज खानदादा की धाड़ ने उसे खामोश करवा दिया। हारिब का दिल चाहा चीख चीख कर कहे कि ये झूठ है, इसे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दिया जाए, पर बलाज खानदादा के हुक्म के आगे वो बेगुनाह होते हुए भी सर झुका गया था। मेहर भी डाइनिंग हॉल में आ गई थी और हैरत से सबके परेशान चेहरों की तरफ देख रही थी। हशमत अली समेत बाकी सब भी मामला समझने की कोशिश कर रहे थे। बहरोज खानदादा मौलवी साहब को लेने निकल गया था। सरदार साईं मुझे मेरे पोते का गुनाह तो बताएं। हशमत अली को यही समझ नहीं आया कि इतनी रात को बलाज खानदादा ने मौलवी को क्यों बुलाया है। ये तुम अपने पोते से घर जाकर पूछना। फिलहाल तुम्हारे पोते का अरूब से निकाह हो रहा है, तुम्हारे लिए यही जानना काफी है। बलाज खानदादा की बात पर हशमत अली समेत हवेली के सभी अफराद सख्ते में चले गए। सबने हैरत और बेयकीनी से एक दूसरे की तरफ देखा। बलाज खान, ये सब क्या हो रहा है? कब से खामोश खड़े शारिक खान दादा ने पूछा। कुछ नहीं बाबा साईं, जब हवेली की बेटियां मान तोड़ने लगे तो हवेली के सरदारों को रात के अंधेरे में हवेली की चार दीवारी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। बलाज खानदादा ने कर्ब से कहा तो अरूब ने तड़प कर बलाज खानदादा की तरफ देखा। बाबा मुझे माफ, अरूब ने 2 कदम बढ़ते कहा तो बलाज खानदादा ने हाथ बढ़ाकर उसे वहीं रोक दिया। अरूब अपनी जगह जम सी गई। रूप सोफे पर ऐसी बैठी थी जैसे इसके जिस्म में जान ही ना हो। हशमत अली ने सर घुमाकर हारिब की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अजियत थी। हशमत अली को आज पहली बार अपने पोते का चेहरा पढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही थी। ऐसा क्या कर दिया है अरूब ने कि तुम उसका निकाह अपने मुलाजिम के पोते से कर रहे हो? कब से चुप खड़ी अलीना से रहा नहीं गया। मैंने कहा ना आप सबके लिए ये जानना जरूरी नहीं है। बलाज खानदादा ने सर्द लहजे में कहा तो अलीना चुप हो गई। दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई सवाल करने की, जबकि खुद को मुलाजम का पोता कहे जाने पर हारिब के दिल में टीस उठी जिसे वो फौरन दबा गया। बहरोज खानदादा मौलवी साहब को लेकर आ गया था। बलाज खानदादा ने इबादत को इशारा किया तो इबादत ने रूप के सर पर दुपट्टा ठीक किया और इसे रूप के साथ सोफे पर बिठा दिया। रूप ने एक बार भी नजर उठाकर अरूब की तरफ नहीं देखा। सरदार साईं मुझे कुछ कहने का मौका दें। हारिब ने एक आखिरी कोशिश की पर बलाज खानदादा की सर्द आंखों से वो बेबसी से सर झुका गया। बलाज खानदादा के इशारे पर मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया और कुछ ही पल में अरूब और हारिब का निकाह हो गया। हारिब ने गुस्से से लब भींजते निकाहनामे पर दस्तखत किए। एक पल के लिए उसका दिल किया यहाँ से भाग जाए या फिर चीख चीख कर सबसे कहे वो बेकसूर है। उसने कुछ नहीं किया, पर हारिब ने जैसे हमेशा सरदार साईं की इज्जत पर कभी आंख नहीं रखी, आज भी सरदार साईं के हुक्म पर वो अपना सर झुका गया। निकाह होते ही बहरोज खानदादा ने मौलवी साहब को रवाना कर दिया और सख्ती से मना किया ये बात फिलहाल किसी को पता ना चले। हशमत अली, तुम मेरे वफादार रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पोते को अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपी थी, पर तुम्हारे पोते ने साबित कर दिया कि किसी पर भी अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। बलाज खानदादा के अल्फाजों पर जहां हशमत अली को तकलीफ हुई थी, हारिब ने भी तड़प कर आंखें बंद की थी। उसने कब सरदार साईं का एतबार तोड़ा? वो तो अरूब की हिफाजत हमेशा करता था, कभी भी गलत नजर से देखना तो दूर किसी की गलत नजर पड़ने नहीं देता था। पर यहाँ कसूर सरदार साईं का नहीं, हारिब के सामने बैठी कुछ ही मिनट पहले बनी उसकी बीवी का था। हारिब पेपर देखकर पल में समझ गया था अरूब इसका निकाह किरण से रुकवाने के लिए ये सब कर रही है, पर अरूब इतनी गिरी हुई हरकत करेगी हारिब सोच भी नहीं सकता था। आज से मेरा और इस हवेली के किसी भी फर्द का तुम्हारी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं। बलाज खानदादा ने हारिब से कहा तो अरूब का दिल खौफ से धड़कने लगा। रूप ने भी बेयकीनी से बलाज खानदादा की तरफ देखा। बाकी सबका भी यही हाल था। बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते, अरूब ने टूटे हुए अल्फाजों से कहा। मेरे लिए तुम मर गई हो,
बलाज खानदादा ने खड़े होते सर्द लहजे में कहा। तो अरूब की आंखों से तारों के तार आंसू निकले। बाकी सब भी सुन लो, अगर किसी ने मेरी इजाजत के बगैर इस लड़की से मिलने की कोशिश की या राब्ता किया तो मैं इससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। बलाज खानदादा ने सबकी तरफ, खासकर रूप की तरफ देखते फैसला कुन अंदाज में कहा। तो रूप ने कर्ब से आंखें बंद की। नहीं बाबा, रूप तड़प कर उठी। उठो, अपनी बीवी को लो और दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा तुम या तुम्हारी बीवी इस हवेली में कदम नहीं रखना, वरना ऐसी सजा दूंगा कि पूरा गांव देखेगा। ये सरदार बालाज खानदादा ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने और उसका भरोसा तोड़ने की कितनी दर्दनाक सजा दी है। बलाज खानदादा ने आखिरी अल्फाज अरूब की तरफ देख कर कहे, लेकिन बाबा, अब जब निकाह हो चुका है तो अब अरूब को माफ। चुप हो जाओ बहरोज खान, तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी। इससे पहले बहरोज खानदादा अरूब के हक में कुछ बोलता, बलाज खानदादा उसकी बोलती बंद करवा चुका था। उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। बलाज खानदादा ने हारिब की तरफ देखा, सुर्ख आंखों से देखते कहा। हारिब उठा और वहां से निकलने लगा। रुको। बलाज खानदादा की आवाज पर वो वहीं रुक गया, पर मुड़कर नहीं देखा। बलाज खानदादा ने अरूब का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर हारिब के करीब ले गया। ये हमारी कुछ नहीं लगती। बलाज खानदादा ने गुस्से से जबड़े भींचकर अरूब का हाथ हारिब के हाथ में थमा दिया, जैसे हारिब ने सख्ती से थाम लिया। बाबा, मुझे माफ कर दे, वरना मैं मर जाऊंगी। अरूब ने सिसकते हुए बलाज खानदादा की अजरक मुट्ठी में पकड़ ली। तुम हमारे लिए मर गई और हम तुम्हारे लिए। बलाज खानदादा ने झटके से अरूब का हाथ नीचे किया और तेज कदमों से चलता ड्राइंग रूम से हॉल से निकलता चला गया। बाबा, बाबा मेरी बात सुने। अरूब ने अपना हाथ हारिब के हाथ से छुड़ाना चाहा, पर हारिब की गिरफ्त तो मजबूत थी। उसके एक हाथ में अरूब का हाथ, जबकि दूसरे हाथ में निकाहनामा और वही पेपर थे जो उसे गुनाहगार साबित कर गए थे। मामा, मुझे माफ कर दे। अरूब ने फिर से हाथ छुड़ाकर अरूब की तरफ भागना चाहा, पर हारिब ने इस बार भी अरूब का हाथ नहीं छोड़ा। हारिब, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। अरूब ने मुड़कर हारिब से मिन्नत भरे लहजे में कहा, तो हारिब ने गुस्से से सुर्ख आंखें उठाकर अरूब की तरफ देखा। क्या कुछ नहीं था इन आंखों में? गुस्सा, शिकवा, नफरत, मान टूटने की अजियत। अरूब शर्मिंदा हो गई। हारिब झटके से मुड़ा और अरूब को खींचते हुए डाइनिंग हॉल से निकलता चला गया। पीछे हशमत अली भी निकल गया। रूप ने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर अपनी जान से प्यारी बेटी को जाते देखा। इससे पहले हारिब अरूब को लेकर खान हवेली का गेट अबूर करता, बहरोज खानदादा की आवाज पर वो रुक गया। अरूब ने मुड़कर देखा तो बहरोज खानदादा और मुस्तफ़ा उनकी तरफ ही आ रहे थे। लाला, लाला मुझे माफ कर दे। अरूब रोते हुए बहरोज खानदादा के सीने से लग गई। मुस्तफ़ा ने अरूब के सर पर हाथ रखते उसे भाइयों वाला मान बख्शा। अरूब का हाथ अब भी हारिब के हाथ में था। तुमने बहुत गलत किया है अरूब, बाबा को गुस्सा जायज है। यकीन करो, अगर उनकी जगह कोई और होता तो अब तक तुम दोनों जिंदा दरगोर हो गए होते, पर बाबा ने तुम दोनों के साथ नरमी बरती है, सिर्फ इसलिए कि तुम उनकी लाडली बेटी हो। बहरोज खानदादा ने अरूब के आंसू साफ करते कहा, लाला, आप बाबा से कहें मुझे माफ कर दें। मुझे खुद से अलग मत करें। अरूब ने रोते हुए कहा। वक्त लगेगा अरूब। बहरोज खानदादा ने गहरा सांस लेते कहा। हारिब, हम उम्मीद करते हैं तुम अरूब को खुश रखोगे और उसके हकूक किसी के साथ नहीं बांटोगे। मुस्तफ़ा ने हारिब के कंधे पर हाथ रखते सख्त लहजे में कहा। मुस्तफ़ा का इशारा हारिब और किरण के निकाह की तरफ था, जो आज सुबह बलाज खानदादा ने डाइनिंग टेबल पर इन सबको बताया था। मुस्तफ़ा की बात पर हारिब खामोश रहा। ये मत समझना हम अपनी बहन से बेखबर रहेंगे। अगर तुमने अरूब के साथ कुछ भी गलत किया तो हमने आज तो तुम्हें बख्श दिया, अगली बार नहीं बख्शेंगे। बहरोज खानदादा की वार्निंग पर हारिब मुजरमों की तरह सर झुकाए खड़ा रहा। वो क्या कहता, क्या बोलता अपनी सफाई में? उसे वहां सुनने वाला, उस पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। जब अरूब ही उसे सबके सामने गिरा चुकी थी तो वो क्या सबके सामने सर उठाता? बहरोज खानदादा मुस्तफ़ा की बातों पर अरूब अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रही थी। बहरोज खानदादा मुस्तफ़ा से मिलकर वो तीनों खान हवेली का गेट अबूर कर गए। अरूब का हाथ अभी भी हारिब की मजबूत हाथ में था। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरूब ने हारिब से निकाह तो करवा लिया, पर अपने प्यारे उससे छिन गए। किरण किचन में पानी पी रही थी जब घर का दरवाजा जोरों शोर से बजा। किरण ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर सहन में लगी घड़ी की तरफ, जहां रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ गया? किरण ने पानी का गिलास साइड पर रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा फिर से बजा। कौन है? किरण ने दरवाजे के करीब जाकर हाँक लगाई। दरवाजा खोलो। हारिब की संजीदा आवाज पर किरण पल में चौंकी और उसने दरवाजा खोल दिया। हारिब, आप इस वक्त?
किरण ने दरवाजा खोलते ही हारिब से इतनी लेट बाहर रहने की वजह पूछनी चाहिए, पर हारिब के साथ खड़ी अरूब और पीछे हसमत अली को देखकर वह पल में साकित हुई। हारिब के हाथ में अरूब का हाथ देखकर किरण को झटका लगा। हारिब अरूब का हाथ थमे घर में दाखिल हुआ। सहन के वस्त में जाकर उसने अरूब का हाथ छोड़ा और बिना अरूब की तरफ देखे अपने कमरे में जाने लगा, जैसे अरूब की जिम्मेदारी इस पर यहीं तक की थी। रुको हारिब, हशमत अली की आवाज पर हारिब बिना मुड़े रुक गया। किरण ने हैरत से अरूब की तरफ देखा, जिसकी आंखें रोने से सूज गई थी। फिर हारिब की पुश्त से नजरें होती हारिब के हाथ पर टिक गई, जिस हाथ में कुछ पेपर्स पकड़े थे। किरण के दिल में अनजाना सा खौफ पैदा हुआ। इतनी रात को अरूब हारिब के साथ उसके घर क्या लेने आई, और हारिब ने उसका हाथ क्यों थाम रखा था? अरूब रो क्यों रही थी? बहुत से सवाल किरण के दिमाग में गर्दिश करने लगे। अब भी इन सब की वजह नहीं बताओगे? हशमत अली के लहजे में नरमी थी, और इनका नरम लहजा बता रहा था इन्हें अपने पोते पर यकीन है। जरीना भी हशमत अली की आवाज़ सुनकर कमरे से निकल आई और सहन में खड़ी प्यारी सी लड़की को हैरत से देखने लगी, जो मुसलसल रो रही थी। हशमत अली के पूछने पर हारिब खामोश रहा। हारिब पुत्र, मुझे जवाब चाहिए, हशमत अली ने थके हुए अंदाज में कहा। उसके सरदार साई ने आधी रात को बुलवाकर पहले इसके पोते पर हाथ उठाया, फिर बिना उसका कसूर बताए उसका निकाह पढ़वा दिया। क्या हुआ है हारिब पुत्र? तुम्हारे मुंह पर खून कैसा, और ये लड़की कौन है? जरीना ने हारिब के होंठ पर लगे खून की तरफ इशारा करते कहा, जो अब जम चुका था। बहू है तुम्हारी, हमारे हारिब की दुल्हन। जब हारिब कुछ न बोला तो हशमत अली ने गहरा सांस भरते जरीना और किरण की समातों पर बम फोड़ा। किरण ने हैरत से पहले अरूब की तरफ देखा, फिर बेयकीनी से नम आंखें लिए हारिब की तरफ देखा। दूसरी तरफ जरीना का भी यही हाल था। हारिब पुत्र, तुमने निकाह कब किया, और ये लड़की कौन है? जरीना ने बेचैनी से पूछा, क्योंकि किरण बेआवाज खड़ी रोते हुए कांप रही थी। हमारे सरदार साईं की बेटी है, हशमत अली ने ही फिर से जरीना का जवाब दिया। तो इस बार जरीना ने हैरत से अरूब की तरफ देखा, जो सर झुकाए रो रही थी। दादा साईं, आपको मुझ पर यकीन है या नहीं? हारिब ने नम आंखें उठाकर भराई आवाज में हशमत अली से पूछा। पुत्र, मुझे तुम पर और अपनी परवरिश पर बड़ा मान है। हशमत अली ने हारिब का चेहरा हाथों के प्याले में भरकर कहा, और अपने पोते की नम आंखों से तड़प उठे थे। हशमत अली की बात पर हारिब ने सुकून से हल्का सा सर हिला दिया, जैसे उसके सर से थोड़ा सा बोझ उतर गया हो। आप जानना चाहते हैं ना इन कागजात में क्या लिखा है? हारिब ने पेपर हशमत अली के सामने करते कहा। तो हशमत अली ने सवालिया नजरों से हारिब की तरफ देखा। इन पेपर्स के मुताबिक अरूब मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। हारिब ने एक और बम किरण की समातों पर फोड़ा, पर इस बार हशमत अली की समातों पर भी ये बम फूटा था। हशमत अली ने सख्ते की हालत में अरूब की तरफ देखा, जो रोते हुए अपने हाथों की उंगलियां चटखा रही थी। हारिब वहां से जा चुका था, इससे वहां मजीद खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। वो छत पर चला गया। हशमत अली और जरीना ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर किरण और फिर अरूब की तरफ। बच्ची को हारिब के कमरे में ले जाओ। काफी देर की खामोशी के बाद हशमत अली ने कमजोर सी आवाज में जरीना से कहा और अपने कमरे में चला गया। चलो बेटी, आराम कर लो। जरीना ने अरूब का हाथ पकड़कर नरमी से कहा और उसे हारिब के कमरे में ले गई। किरण सहन में अकेली खड़ी रह गई। उसने बेदर्दी से आंसू साफ किए और छत पर हारिब के पीछे चली गई। रूप कमरे में आई तो बलाज खान दादा बिना चेंज किए बेड पर आंखों पर बाजू रखे लेटा था। रूप ने नम आंखों से बलाज खान दादा की तरफ देखा और वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम चली गई। बलाज खान दादा रूप का कमरे में आना महसूस कर चुका था, लेकिन वो बिना कोई रिस्पॉन्स दिए इसी पोजीशन में लेटा रहा। रूप चेंज करके आई तो बलाज खान दादा वैसे ही लेटा था। जब बहरोज खान दादा पैदा हुआ तो बलाज खान दादा ने रूप से कहा, हमारी फैमिली तब मुकम्मल होगी जब हमारी एक बेटी होगी। जब अरूप पैदा हुई तो बलाज खान दादा बेहद खुश था। इतना खुश तो वो बहरोज खान दादा की पैदाइश पर भी नहीं हुआ था, जितना अरूप के पैदा होने पर हुआ था। बलाज खान दादा ने अरूप की हर ख्वाहिश पूरी की, हवेली के असूल तक तोड़कर उसे हर तरह की आज़ादी दी, और आज अरूप ने बलाज खान दादा का मान, वकार, भरोसा सब मिट्टी में मिला दिया था। रूप ने आंसू साफ किए और बलाज खान दादा की तरफ बढ़ी। बलाज, रूप ने धीमी पर भराई आवाज में कहा, पर बलाज खान दादा चित लेटा रहा। बलाज सुने, रूप ने फिर से पुकारा, पर बलाज खान दादा बिना जवाब दिए आंखों पर बाजू रखे लेटा रहा। बलाज, मुझसे तो बात करें, रूप ने रोते हुए कहा, पर बलाज खान दादा आज रूप से भी नाराज हो गया था। बलाज, रूप ने बलाज खान दादा का बाजू आंखों से हटाया तो बलाज खान दादा ने आंखें खोलकर रूप की तरफ देखा। आंसू जब्त करते बलाज खान दादा की आंखें सुर्ख हो रही थी। सो जाओ रूप, बलाज खान दादा ने सर्द लहजे में कहा और करवट ले ली। कैसे सो जाऊं? मेरी
ہماری بچی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، آپ بہت شفاق ہیں، آپ نے بہت غلط فیصلہ لیا ہے۔ روپ کے آنسو زاروں قطار نکل رہے تھے۔ بلاج خانزادہ روپ کی بات پر چپ رہا۔ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، میں کل روپ کو واپس حویلی لے آؤں گی، روپ نے جذبات سے کہا تو بلاج خانزادہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ میرے غصے کو مزید ہوا مت دو روپ، ورنہ روپ کے ساتھ تم سے ہر رشتہ ختم کر لوں گا۔ بلاج خانزادہ نے غصے سے آنکھیں بڑی کر کے انگلی اٹھا کر روپ کو وارننگ دی تو روپ کو لگا وہ ابھی مر جائے گی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ روپ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، بلاج خانزادہ حلق کے بل چیخا تو روپ کا دل خوف سے کپ کپایا۔ بلاج، روپ کی آواز میں کرب تھا، جیسے اسے بلاج خانزادہ کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ تمہاری بیٹی نے مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بلاج خانزادہ کے آنسو بند توڑ کر بہے۔ میری بیٹی؟ روپ نے اپنی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ ہاں، تمہاری بیٹی نہیں ہے وہ میری بیٹی۔ اگر میری بیٹی ہوتی تو اپنے باپ کے سر میں خاک نہ ڈالتی، میری عزت، میرے مان، میرے بھروسے کی حفاظت کرتی، پر اس نے مجھے گاؤں بھر میں رسوا کر دیا، مجھے منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ میں 18 قبیلوں کا سردار ایک اپنی بیٹی نہیں سنبھال سکا، پورا گاؤں کیسے چلاؤں گا؟ جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، کل صبح جب انہیں پتہ چلے گا تو مجھ پر تھوکیں گے۔ بلاج خانزادہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور سر ہاتھوں میں گرا کر بے دردی سے رونے لگا۔ روپ نے آج دوسری بار بلاج خانزادہ کو اذیت میں دیکھا تھا، پہلے تب جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کا اور نتاشا کا رشتہ حرام تھا، اور آج جب روپ نے بلاج خانزادہ کا بھروسہ توڑا۔ بلاج، وہ ابھی نادان ہے، اسے معاف کر دے، روپ نے بلاج خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو بلاج خانزادہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں ابھی بھی اپنی بیٹی کی فکر ہے؟ ایک کام کرو، مجھے زہر دے دو تاکہ میں مر جاؤں اور تم اپنی بیٹی کو یہاں واپس لے آنا۔ بلاج خانزادہ کی بات پر روپ نے تڑپ کر بلاج خانزادہ کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے تم بھی، بلاج خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا۔ بلاج، میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھ سے کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ ہمارا دکھ ایک ہے، میرے ساتھ دکھ بانٹنے کی وجہ آپ مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ روپ نے بلاج خانزادہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے کندھے پر سر رکھتے کہا۔ روپ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بلاج خانزادہ نے کھڑے ہوتے بنا روپ کی طرف دیکھے کہا۔ لیکن بلاج، میں نے کہا نا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بلاج خانزادہ گہرے سانس لیتے پوری قوت سے دھاڑا تو روپ کا دل لرز اٹھا۔ اس نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے بلاج خانزادہ کی طرف دیکھا اور جھٹکے سے مڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ بلاج خانزادہ پھر سے بیڈ پر اسی پوزیشن میں بیٹھ گیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کو کچھ کر لے۔ روپ کے کمرے میں آ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی وجہ سے آج بلاج خانزادہ اور روپ میں پہلی بار لڑائی ہوئی تھی، ورنہ 25 سالوں میں ان میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ روپ فرش پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ روپ نے بہت غلط کیا، وہ روپ سے بھی زیادہ بلاج خانزادہ سے اٹیچ تھی، پر آج روپ کو لگ رہا تھا اس کے جسم کا کوئی حصہ اس سے الگ ہو گیا ہو۔ اس نے اپنی پیاری بیٹی کی رخصتی ایسے تو نہیں سوچی تھی، پر قسمت کو یہی منظور تھا، اور اروپ کو بھی۔ تبھی تو اس نے بنا سوچے سمجھے حارب کا نکاح رکوانے کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اروپ نے سوچا تھا بلاج خانزادہ خفا ہوگا پر اروپ اسے منا لے گی، پر بلاج خانزادہ نے تو اروپ پر حویلی کے دروازے ہی بند کر دیے تھے۔ اروپ اس وقت حارب کے کمرے میں کھڑی بھیگی آنکھوں سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں ہے پر صاف ستھرا تھا۔ ایک سائڈ پر پرانے اسٹائل کا چھوٹا سا بیڈ لگا تھا، بیڈ کے ساتھ بیڈ سے ملتا جلتا ڈریسنگ ٹیبل پڑا تھا جس پر حارب کی ضرورت کا سامان پڑا تھا۔ بیڈ کے سامنے رائٹنگ ٹیبل پر ایک لیمپ اور کچھ کتابیں پڑی تھیں جو یقیناً حارب کی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ ہی ایک ونڈو تھی جو گلی میں کھلتی تھی۔ کمرے میں صوفہ کہیں نہیں تھا، ہاں اٹیچ باتھ ضرور تھا۔ اروپ نے کمرے کا جائزہ لیا اور بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ کر پھر سے سسکنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ حارب سے نکاح کی خوشی منائے یا پھر اپنے بابا کے روٹنے کا غم۔ معاملہ جس حد تک بگڑ چکا تھا ایسا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کم از کم حویلی سے نکالے جانا اروپ نے سوچا تک نہیں تھا۔ بابا، میں جانتی ہوں میں آپ کی بہت بری بیٹی ہوں، پر میں آپ کو منا لوں گی، جیسے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ ایک دن مجھے معاف کر دیں گے۔ اروپ سوسو کرتے بڑبڑا رہی تھی، پر اس کا ننھا ذہن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آج بلاج خانزادہ کو کس قدر توڑا ہے۔ پتہ نہیں وقت کے ساتھ اسے معافی ملنی تھی یا سزا،
پر अरूब बलाज खानदादा के साथ हारिब की भी गुनाहगार थी। उसने खुद गर्द होकर हारिब पर तोहमत लगाई। पता नहीं अब हारिब अरूब को किस सूरत में सजा देने वाला था, क्योंकि अरूब ने माफ़ी वाला काम ही नहीं किया था। उसने हारिब पर बहुत बड़ी तोहमत लगाई थी। हारिब छत पर बैठा आसमान पर चमकते चांद को देख रहा था। पल, सिर्फ कुछ पल ही लगे थे और उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। थोड़ी देर पहले वो अपने कल के निकाह की तैयारी कर रहा था और कुछ ही देर बाद उसका निकाह तो हो गया, पर दुल्हन बदल गई। आने वाले वक्त का किसे पता होता है। हारिब ने कर्ब से आंखें बंद की तो अपने कंधे पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। हारिब ने पट से आंखें खोली और सर घुमाकर अपने पीछे देखा तो किरण खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। क्या कुछ नहीं था किरण की नम आंखों में, शिकवे ही शिकवे, ढेरों सवाल, गुस्सा, मोहब्बत के बट जाने की तकलीफ, निकाह के टूट जाने का दर्द। हारिब ज्यादा देर उसकी आंखों में नहीं देख सका। उसने फौरन नजरें झुकाकर रुख फेर लिया। हारिब, किरण के आंसू गालों पर फिसले तो हारिब ने गहरा सांस लिया। किरण, नीचे तुमने जो कुछ भी सुना वो सब सच है। मेरा और अरूब का निकाह हो चुका है। हारिब ने संजीदगी से कहा तो कुछ पल खामोशी की नजर हो गए। और वो बच्चे वाली बात, किरण ने टूटे हुए लहजे में पूछा, तुम्हें क्या लगता है? हारिब ने उल्टा उसी से सवाल कर लिया। झूठ है। किरण एक सेकंड से पहले जवाब दिया तो हारिब खामोश ही रहा। मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। कुछ पल खामोशी के बाद हारिब ने किरण के जिस्म से उसकी रूह खींची तो किरण ने तड़प कर हारिब की तरफ देखा। मेरा कसूर? किरण फुट फुट कर रो पड़ी। तुम मुझे मेरा कसूर बता दो। हारिब ने नजरें चांद पर टिका कर कहा, सारा कसूर आप ही का तो है। मैंने आपसे कहा था मुझे अरूब की आंखों में आपके दीप जलते दिखाई देते हैं, लेकिन आपने मेरी बात हवा में उड़ाई। किरण ने गुस्से से रोते हुए कहा, किरण मैं उस वक्त बहुत बुरी हालत में हूँ, प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दो। हारिब ने इल्तिजा की तो किरण ने अपने आंसू साफ किए और किसी का कुछ नहीं गया। हारिब, मैं पहले भी अकेली थी और आज भी अकेली रह गई। आपको आपकी बीवी मिल गई, अरूब को उसकी मोहब्बत मिल गई। अगर कोई तन्हा खड़ा है तो सिर्फ मैं, किरण ने टूटे बिखरे लहजे में कहा और नीचे चली गई। हारिब के दिमाग में कुछ देर पहले वाले मनाजिर घूमने लगे। बलाज खानजादा की आंखों में आज उसने खुद के लिए गुस्सा और शदीद नफरत देखी थी। वो आज हवेली वालों की नज़रों में गिर गया था। बलाज खानजादा ने इस पर एतबार करके अरूब की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी, पर अरूब के एक जज्बाती फैसले ने आज सब कुछ तहस नहस कर दिया था। हारिब को लगा अरूब वक्ती जज्बात के पेश नज़र उसे फ़ोन पर धमकी दे गई है। कल जब उसका निकाह होगा तो वो खुद ही पीछे हट जाएगी, पर अरूब इस हद तक चली जाएगी ये हारिब ने सोचा ही नहीं था। ये तुमने ठीक नहीं किया अरूब, मुझे सबकी नज़रों में दो कोड़ी का कर दिया। खुद तो तुम जलील हुई, मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं दादा साईं और अम्मा जी मेरे मुतालिक क्या सोच रहे होंगे। तुमने मुझे खुद से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा। नफरत हो रही है मुझे तुमसे अरूब, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझसे मोहब्बत करने की ऐसी सजा दूंगा कि तुम अपने किए पर पछताओगी। आज तक तुमने हारिब का नरम रूप देखा था, आज से तुम हारिब का जानवर रूप देखोगी। हारिब ने सर ऊपर करके आंखें मूंदते सोचा। उसके चेहरे पर पथरीले तासुरात थे। होंठ की साइड पर अब भी खून लगा था जो जम चुका था। हारिब ने लब भींचते बालों में हाथ फेरा और जारहाना तेवर लिए सीढ़ियां उतरता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। यकीनन वह अरूब को सजा देने जा रहा था। मुस्तफ़ा भारी कदमों से अपने कमरे में आया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, सिसकियों की आवाज़ उसके कानों से टकराई। माँ! मुस्तफ़ा ने तड़प कर लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट ऑन हुई, महर भागकर मुस्तफ़ा के सीने से लगी और फूट-फूट कर रोने लगी। माँ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मुस्तफ़ा उसके आंसुओं पर तड़प रहा था। मुस्तफ़ा, बड़े मामू बहुत बुरे हैं। उन्होंने अरूब को हवेली से निकाल दिया। महर ने हिचकियों से कहा तो मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लेते उसे खुद में भींच लिया। अरूब ने गलत किया, बड़े पापा ने उसे सजा दी है। मुस्तफ़ा का दिल अभी भी अरूब की तरफ से बेचैन था। वो जिस तरह से रोती तड़पती हवेली से निकली, मुस्तफ़ा का बस नहीं चल रहा था उसके लिए डट कर खड़ा हो जाए। बलाज खानजादा के आगे बोलने की जुर्रत कौन करता? इतनी बड़ी सजा कौन देता है? अरूब क्यों रो रही थी? महर की आंखों के आगे अरूब का रोया हुआ चेहरा घूम रहा था। तुम फिक्र नहीं करो, अभी बड़े पापा गुस्से में हैं। जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा होगा हम उन्हें मनाकर अरूब को वापस ले आएंगे। मुस्तफ़ा ने महर के बालों में उंगलियां चलाते कहा तो महर को तसल्ली हो गई, पर मुस्तफ़ा को एक पल के लिए भी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि बलाज खानजादा का गुस्सा इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं था। अरूब ने बलाज खानजादा के भरोसे को ठेस पहुंचाई। पता नहीं अरूब को कभी माफी मिलनी भी थी कि नहीं।
अरूप बेड के किनारे पर बैठी सिसक रही थी। क्लिक की आवाज पर दरवाजा खुला तो अरूप ने सिसकी रोकते सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। हारिफ दरवाजा खोलकर अंदर आया तो अरूप बेड पर बैठी उसी की तरफ देख रही थी। चेहरा आंसुओं से तर था। बहुत ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। अरूप ने जैसे ही हारिफ की तरफ देखा, उसका दिल खौफ से कांपा। हारिफ के चेहरे पर चट्टानों की सख्ती थी। गुस्से से उसकी आंखों से खून छलक रहा था। एक पल के लिए अरूप उसे देखकर सहम गई। हारिफ ने दरवाजा लॉक किया और सख्त तासुरात लिए अरूप की तरफ बढ़ा। अरूप उसे अपनी तरफ आता देख आहिस्ता से खड़ी हो गई। हारिफ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हारिफ को अपनी तरफ बढ़ता देख अरूप के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले। अरूप का इतना कहना था। हारिफ गुस्से से लब भींचते अरूप की तरफ का तेज कदमों से बढ़ा। अरूप खौफ से पीछे की जानिब हुई, पर हारिफ ने एक ही जस्त में उस तक पहुंचते अरूप के शोल्डर कट बालों को मुट्ठी में सख्ती से पकड़ लिया। दर्द से अरूप के मुंह से सिसकी और आंखों से मोती बहे। तो तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। हारिफ ने हाथ की गिरफ्त मजबूत की तो अरूप को लगा उसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। हारिफ, छोड़ दो, दर्द हो रहा है। अरूप ने दर्द से कराते कहा। बलाज खानजादा अरूप ने उसे नाजों से पाला था। कभी सुई जितनी भी तकलीफ नहीं दी थी। अगर कभी अरूप बीमार पड़ जाती तो वो दोनों छोटे बच्चे की तरह उसका ख्याल रखते। आज पहली बार अरूप को पता चला था असल में दर्द होता क्या है। दर्द, जानती भी हो दर्द किसे कहते हैं? हारिफ ने दूसरे हाथ से अरूप का जबड़ा दबोच लिया। अरूप को हारिफ से खौफ आ रहा था। उसने हारिफ को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। दर्द इसे कहते हैं अरूप बीबी, जो आज तुमने मुझे और मेरे बूढ़े दादा दादी को दिया है। दर्द उसे कहते हैं जो आज तुमने अपने माँ बाप को दिया है। हारिफ ने चबा चबा कर कहा तो अरूप के आंसू मजीद बहने लगे। मुझे माफ, बकवास बंद करो अपनी। अभी अरूप कुछ बोलती है, हारिफ ने उसे बेड पर धक्का दिया। वो उन्हें मुंह बेड पर गिरी। माफी का तो सोचना भी मत। अगर तुम्हें मुझसे कुछ मिलेगा तो सिर्फ सजाएं। तुम सिर्फ सजा की हकदार हो और तुम्हें तुम्हारा हक हारिफ रोज देगा, पल पल देगा। हारिफ दबी आवाज में घुराया। अरूप सीधी हुई होकर बैठी और फुट फुट कर रोने लगी। अरे, रो क्यों रही हो? आज तो हमारी वेडिंग नाइट है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हारिफ की बात पर अरूप का सांस खुश्क हुआ। उसने सहमी आंखों से हारिफ की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। हारिफ, आज हमारा निकाह हुआ है तो इस हिसाब से आज हमारी वेडिंग नाइट है। चलो रोना बंद करो और आज की रात को हसीन बनाने में मेरा साथ दो। हारिफ ने अपनी शर्ट उतारकर स्टडी टेबल की तरफ उछाली तो अरूप की आंखें खौफ से फैली। अरूप जल्दी से बेड की दूसरी साइड पर जाने लगी। हारिफ इसका इरादा भांपते उसकी तरफ लपका और इसे दोनों बाजू पांवों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हारिफ, छोड़ो मुझे। अरूप ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाए तो हारिफ ने उसे दोनों कलाइयों से पकड़कर तकिए पर गिराया और खुद उस पर साया फगन हुआ। हारिफ, तुम कुछ नहीं करोगे मेरे साथ। अरूप ने उसके ऊपर हुन्ना सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करना चाहा, पर हारिफ पर आज गुस्सा सवार था। मेरी जान, डर क्यों रही हो? यही तो तुम चाहती थी। इसीलिए तो तुमने मुझे सबके बीच जलील करके मुझसे निकाह किया। हारिफ ने अरूप के दोनों हाथों को तकिए पर दाएं बाएं करते पिन किया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, नहीं देख सकती किसी को भी तुम्हारे साथ। मैंने जो कुछ भी किया तुमसे मोहब्बत में किया। अरूप ने सिसकते हुए कहा। मतलब का मतलब भी समझती हो? खुद गर्द लड़की, कोई मोहब्बत नहीं करती तुम मुझसे। मैंने तुम्हें ठुकराया तो तुम मुझे बदनाम कर गई, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें मुझसे। आज से हारिफ अली तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर दिन रात सजा देगा। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ऐसी हालत करूंगा तुम्हारी कि तुम खुदकुशी करते वक्त भी 100 बार सोचोगी। हारिफ का लहजा इतना सख्त और अल्फाज पथरीले थे कि अरूप पल में साकित हुई। इससे पहले वो कुछ समझती, हारिफ ने उसके दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाते अपने एक हाथ में मजबूती से पकड़े और दूसरे हाथ से अरूप का दुपट्टा उतार कर साइड पर फेंका। हारिफ, मेरा दुपट्टा, ये तुम क्या कर? इससे पहले कि अरूप एहतजाज करती, हारिफ ने अरूप की शर्ट उसके गिरेबान से नीचे की तरफ खींची जो थोड़ी सी फट गई। हारिफ एक सेकंड से पहले अरूप के बरहन्ना सीने पर झुका और सख्ती से दांत गाड़ दिए। इससे पहले अरूप चीखती, हारिफ ने उसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ रखकर उसकी चीख दबा दी। हारिफ पूरी कुव्वत से अरूप की धड़कनों के मकाम पर अपने दांत गाड़ रहा था। अरूप से दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था इस दर्द से वो मर जाएगी। अरूप ने हिम्मत करते अपनी टांगें
چلانی شروع کی تو حارب نے عروب کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں مضبوطی سے لاک کر دیا۔ درد کی شدت اور بے بسی سے عروب کی آنسو تواتر بہنے لگے۔ حارب اپنی پوری طاقت سے عروب کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ آج صفاقی کی انتہا پر تھا۔ آہستہ آہستہ عروب کا سانس اکھڑنے لگا۔ حارب کا ہاتھ اب بھی عروب کے منہ پر تھا، جس سے اسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اوپر سے سینے میں حارب کے دانت گاڑنے کا درد، عروب کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ اس نے مزاحمت بند کرتے اپنا آپ بے جان چھوڑ دیا۔ حارب کو جب محسوس ہوا عروب کے لیے آج اتنی ہی سزا کافی ہے تو اس نے پھر سے زور سے دانت گاڑے اور سر اٹھا کر عروب کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو، درد اور بے بسی لیے حارب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ حارب نے نظریں نیچی کر کے عروب کے گریبان کی طرف دیکھا۔ جہاں اس نے دانت گاڑے تھے وہاں اس کے دانتوں کے نشان پڑ گئے تھے، وہاں سے حصہ نیلا پڑ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اپنی حرکت پر حارب کو شرمندگی محسوس ہوئی، پر جیسے ہی اسے اپنی تذلیل یاد آئی، حارب نے قہر برساتی آنکھوں سے عروب کی طرف دیکھا۔ حارب نے عروب کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو عروب نے آنکھیں بند کرتے لمبا سانس کھینچا، جیسے مرنے والے انسان کو آکسیجن ملا ہو۔ حارب نے عروب کا جبڑا پکڑا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ پتہ چلا درد کسے کہتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جو درد تم نے مجھے دیا ہے یہ اس درد کے آگے بہت کم ہے۔ حارب عروب کے چہرے پر پھنکارا۔ عروب بے بسی کی مورت بنی چپ چاپ حارب کا دیا درد اور اس کے الفاظوں کی مار برداشت کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی غلطی اس کی ہے۔ اس نے آج حارب کے ساتھ بلاج خانزادہ عروب کے ساتھ بھی غلط کیا ہے۔ تمہیں کیا لگا میں یہاں تمہیں اپنی قربت میں رکھوں گا؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ حارب کی محبت بھری قربت تمہیں کبھی میسر نہیں ہوگی۔ تم ایک نہایت خود غرض لڑکی ہو، اور حارب خود غرض لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ تم نے صرف اپنا سوچا، ایک بار بھی میرا یا اپنے ماں باپ کا نہیں سوچا۔ تمہیں میرا نام تو مل گیا، پر میری محبت تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ مرتی مر جاؤ گی، پر میں کبھی تمہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گا، کیونکہ تم دل میں رہنے کے نہیں بلکہ جوتی کی نوک پر رکھنے کے لائق ہو۔ حارب کے الفاظ عروب کے دل میں خنجر کی طرح لگ رہے تھے۔ تم کہتی ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ نہیں عروب بی بی، وہ لڑکی جس نے ایک بار بھی اپنے ماں باپ کا نہیں سوچا، ان کی اتنی سالوں کی محبت کا بھرم نہیں رکھا، وہ مجھ سے کیسے محبت کر سکتی ہے؟ تم اپنے ماں باپ کی نہیں بنی، میری کیا خاک بنو گی؟ گر گئی ہو تم میری نظروں سے۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ حارب غصے سے سرخ آنکھیں لیے عروب کے منہ پر گھرایا اور جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑتے الماری سے کپڑے نکالتا واش روم گیا۔ عروب بے آواز آنسو بہاتی جوں کی توں لیٹی رہ گئی، اس میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ حارب کی حرکت سے زیادہ اسے حارب کے لفظوں پر درد ہو رہا تھا۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سچ ہی تو کہا حارب نے، اس نے ایک بار بھی اپنی جان لٹانے والے ماں باپ کا نہیں سوچا۔ اگر وہ اس وقت تکلیف میں ہے تو وہ بھی کس قدر اذیت میں ہوں گے، اور انہیں اس حال میں پہنچانے والی خود عروب تھی۔ عروب نے ہلکی سی کروٹ لی اور چہرہ تکیے میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عبادت گمسم سی بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ آج کے ہونے والے واقعے کو سوچ رہی تھی۔ مہر ہمیشہ سے ہی الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی، اس وجہ سے عبادت اور عروب میں تھوڑی بہت دوستی تھی۔ عروب نے کبھی بھی ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، نہ ہی عبادت کو کبھی کچھ محسوس ہوا۔ عبادت انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ ایک دم چونک گئی اور خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ عبادت نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک دم وہ سامنے بہروز خانزادہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، پھر فوراً خود کو کمپوز کیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چائے ملے گی؟ بہروز خانزادہ نے کمزور سی آواز میں کہا۔ پہلے تو عبادت کا دل کیا منع کر دے اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دے، پر بہروز خانزادہ کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ بھی عروب کو لے کر پریشان تھا۔ عبادت نے سر ہلایا اور بہروز خانزادہ کی سائڈ سے گزر کر کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف بڑھی۔ بہروز خانزادہ نے شکر کا سانس لیا اور عبادت کے پیچھے چلنے لگا۔ اسے لگا تھا عبادت انکار کر دے گی، پر وہ خاموشی سے مان گئی۔ بہروز خانزادہ کے لیے یہی بہت تھا۔ عبادت کچن میں بہروز خانزادہ کے لیے چائے بنانے لگی۔ بہروز خانزادہ اس کے پاس کھڑا اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے دیکھنے پر کنفیوز ہو رہی تھی، پر بنا کچھ کہے سر جھٹک کر وہ چائے بناتی رہی۔ عبادت نے چائے بنا کر مگ بہروز خانزادہ کے آگے شیلف پر رکھ دیا اور بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے جانے لگی۔ عبادت! بہروز خانزادہ کی آواز پر وہ بنا مڑے رکی۔ بہروز خانزادہ 2 قدم چلتا اس کے قریب کھڑا ہوا۔ میں بہت لو فیل کر رہا ہوں، پلیز
میرے سینے سے لگ جاؤ۔ بہروز خاندادہ نے بے بسی سے کہا تو عبادت نے مڑ کر حیرت اور غصے سے بہروز خاندادہ کی طرف دیکھا۔ اس کی جتاتی آنکھوں سے بہروز خاندادہ نے شرمندگی محسوس کرتے سر جھکا لیا۔ میں جانتی تھی چاہے تو بہانہ ہے، اصل میں آپ کو مجھ سے یہی سب چاہیے، عبادت نے بے یقینی سے بھرائی آواز میں کہا تو بہروز خاندادہ عبادت کی اتنی غلط سوچ پر تڑپ کر رہ گیا۔ نہیں عبادت، تم غلط سوچ رہی ہو، میں اس رات کے لیے آج بھی شرمندہ ہوں۔ جب جب جیسے جیسے کہو گی میں ویسے ہی تم سے معافی مانگوں گا، پر میرے جذبات غلط نہیں ہیں عبادت۔ بہروز خاندادہ نے عبادت کا ہاتھ پکڑنا چاہا پر عبادت نے پیچھے کر لیا۔ کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے معافی؟ آپ تو مجھ سے محبت نہیں کرتے نا؟ آپ کا دل مجھے دیکھ کر گرفتار نہیں آپ کا دل مجھے دیکھ کر رفتار نہیں پکڑتا، نہ ہی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ جب میں آپ کے آس پاس نہیں ہوتی آپ بے چین نہیں ہوتے، آنکھیں بند کرنے پر آپ کو میرا چہرہ دکھائی نہیں دیتا، نہ ہی آپ کا دل میری طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ کا دل مجھے دیکھنے کی سننے کی حسرت نہیں کرتا اور نہ ہی مجھ سے باتیں کرنے کو تڑپتا ہے۔ آپ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتے، پھر اب یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں میرے جذبوں سے کھیل رہے ہیں؟ عبادت نے بہروز خاندادہ کو اس کی کہی باتیں یاد دلائیں جو اس نے عبادت سے کہی تھیں۔ عبادت چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکنے لگی۔ بہروز خاندادہ کو خود کی کہی باتوں پر پچھتاوا ہوا۔ انجانے میں ہی وہ عبادت کا دل توڑ چکا تھا اور ایک بار نہیں بار بار اس نے عبادت کے جذبوں اور بھروسے کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ بہروز خاندادہ آج عبادت کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ بہروز خاندادہ کا جنون بن گئی ہے، وہ بہروز خاندادہ کا سکون بن گئی ہے۔ بہروز خاندادہ کی ہر چلتی سانس عبادت کی طلب اور خواہش کرتی ہے۔ وہ عبادت کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ بہروز خاندادہ کا چین بن گئی ہے، وہ بہروز خاندادہ کے لیے انت الحیات ہے، پر عبادت کی سستیوں پر بہروز خاندادہ اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر شرمندگی سے سر جھکائے کچن سے چلا گیا۔ عبادت نے روتے ہوئے بہروز خاندادہ کی پشت کو دیکھا اور مزید رونے لگی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ بہروز خاندادہ اسے اپنی محبت کا یقین دلائے گا، اسے ہر طریقے سے منائے گا، اسے کہے گا کہ عبادت وہ سب جھوٹ تھا، لیکن وہ تو غیروں کی طرح چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ عبادت ہارے ہوئے قدموں سے خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچن کی شیلف پر چائے کا مگ جوں کا توں پڑا رہ گیا۔ حارب نہا کر نکلا تو اروپ کروٹ لے کر لیٹی تھی۔ حارب نے ایک غسیلی نگاہ اروپ پر ڈالی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر گیلے بالوں میں برش کرنے لگا۔ اروپ کمرے میں حارب کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، پر وہ بنا ہلے لیٹی رہی۔ حارب بیڈ کے قریب آیا اور پورے بیڈ کا جائزہ لیا۔ بیڈ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ دونوں سو سکتے اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں نہ سو سکتے۔ اگر وقت کچھ اور ہوتا تو یہ بیڈ ان دونوں کے لیے سونے کے لیے کافی تھا، پر حارب اروپ کو کسی بھی قسم کی امید نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے اروپ کو ہر وقت سزا دینے کا ہی سوچا تھا۔ حارب نے کچھ سوچتے اروپ کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اروپ کے سر پر پہنچا تو اروپ آنکھیں بند کیے بے آواز رو رہی تھی۔ اگر سو ختم ہو گیا ہو تو اٹھو اور میرا بیڈ خالی کرو، مجھے سونا ہے، حارب نے غصے سے دانت پیستے کہا، پر اروپ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ حارب نے کچھ دیر اروپ کے ہلنے یا بولنے کا انتظار کیا، پر جب اروپ کی طرف دیکھا کوئی رسپانس نہ ملا تو حارب کا میٹر گھوم گیا۔ اس نے اروپ کا بازو دبوچا اور اسے جھٹکے سے کھینچ کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اچانک کھینچے جانے پر اروپ کی ہلکی سی چیخ نکلی اور اس کے سینے میں بھی کھچاؤ کی وجہ سے درد اٹھا۔ حارب کی نظر اروپ کے گریبان پر گئی۔ اروپ کا گریبان پھٹا ہوا تھا، اس کی سرخ و سفید رنائیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دائیں سائڈ پر حارب کے دانتوں کے نشان تھے۔ اتنی بے دردی سے حارب نے دانت گاڑے تھے کہ اروپ کو پورے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اروپ کا درد اس کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا۔ حارب کا دل کیا اس نشان پر نرمی سے ہونٹ رکھ کر اروپ کا درد خود میں بھینچ لے۔ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی، یہاں تک کہ اپنی باتوں سے بھی نہیں، پر آج پہلی بار حارب نے کسی کو جسمانی تکلیف دی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں اس کی بیوی تھی جس نے اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حارب، درد ہو رہا ہے، چھوڑ دو۔ اروپ نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، پورے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اروپ کی التجا پر حارب نے نظروں کا زاویہ بدلا اور اپنی سوچ کی نفی کی۔ الماری میں بستر ہوگا، فرش پر بچھاؤ اور سو جاؤ، حارب نے اروپ کا بازو چھوڑتے کہا اور خود اروپ کے چھوڑی ہوئی جگہ پر لیٹ گیا۔ حارب کی بات پر اروپ ایک پل کے لیے پریشان ہوئی۔ حارب، مجھے فرش پر سونا نہیں آتا، اروپ نے منمنا کر کہا تو حارب غصے سے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟
تم تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہو نا، تو میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی، میرے لیے فرش پر نہیں سو سکتی؟ حارب نے جتانے والے انداز میں کہا تو اروپ بنا کچھ کہے خاموشی سے پلٹی اور الماری سے بستر نکال کر حارب کے پاس فرش پر بچھانے لگی۔ حارب نے اسے ایک نظر دیکھا اور لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ جیسے ہی لائٹ آف ہوئی کمرے میں گپ اندھیرا ہوا۔ اروپ کی جان پل میں ہوا ہوئی۔ وہ کمرے میں نائٹ بلب جلا کر سونے کی عادی تھی اور حارب گپ اندھیرے کر کے سونے کا عادی۔ اروپ نے بستر پر بیٹھ کر حارب کو پکارا۔ حارب سن کر انسنی کر گیا۔ حارب نائٹ بلب جلا دیں، مجھے نیند نہیں آئے گی اندھیرے میں، اروپ نے کپ کپاتے لہجے میں کہا تو حارب کے ماتھے پر بل پڑے۔ مہارانی ہوگی تم خان حویلی میں، یہ میرا گھر ہے اور میرا کمرہ، یہاں کیا ہوگا یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ اس سے پہلے میں تمہیں مزید سزا دوں میرا دماغ خراب مت کرو اور سو جاؤ، آئی بڑی مجھ سے محبت کرنے والی۔ حارب نے آخری الفاظ غصے سے بڑبڑائے پر اروپ سن چکی تھی۔ وہ آنسو پونچھتی لیٹ گئی۔ سوچوں میں گم حارب کی آنکھ لگ گئی جبکہ اروپ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے رہ رہ کر بلاج خانزادہ اروپ کی یاد آ رہی تھی۔ اس سے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ جیسے اس نے بنا سوچے سمجھے حارب پر الزام لگا دیا تاکہ اس کا نکاح رک جائے، پر اروپ نے یہ سب بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنوں سے بچھڑ جائے گی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اروپ بے آواز سسک رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پچھتا رہی تھی، بس تکلیف اور دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ اروپ نے بہتے آنسو صاف کیے اور آنکھیں بند کر کے اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی کہ اس کی زندگی پہلے جیسی ہو جائے، اسے اس کے ماں باپ کا پیار مل جائے اور ساتھ حارب کا بھی۔ اروپ نے گہرا سانس لیتے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، پر اسے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ ایک تو اچانک سے کمرہ بدل گیا، پھر بستر بھی ایسا کہ اسے فرش پر سونا پڑ رہا تھا۔ اروپ کی کروٹیں بدلتے بدلتے تھک کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، حارب گہری نیند سو رہا تھا۔ اروپ آہستہ سے اٹھی اور اندازے سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھولا تو کمرے میں چاند کی ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اروپ نے حارب کی طرف دیکھا جو بیڈ کی ایک سائیڈ پر سو رہا تھا۔ بیڈ کی دوسری سائیڈ خالی تھی۔ اچھی خاصی جگہ ہے بیڈ پر، پھر بھی جان بوجھ کر مجھے فرش پر سلا رہا ہے، میں بھی اروپ ہوں، بیڈ پر ہی سوؤں گی۔ اروپ منہ میں بڑبڑاتے فرش سے تکیا اٹھا کر آہستہ سے بیڈ کی دوسری سائیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ کمرے میں پھیلی چاند کی روشنی میں حارب کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اروپ نے اس کی سائیڈ کروٹ لی اور حارب کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ جب اسے کرن کے متعلق نہیں پتا تھا تو حارب اسے بے حد برا لگتا تھا، پر جیسے ہی اروپ کو پتا چلا کہ حارب انگیجڈ ہے، اس دن اسے احساس ہوا کہ اسے حارب سے محبت ہے اور وہ حارب کو کسی کے ساتھ بھی بانٹ نہیں سکتی۔ کاش تمہیں بھی محبت سے محبت ہو جائے، یا اللہ حارب کو مجھ سے شدید والی محبت ہو جائے، آمین۔ اروپ نے دل ہی دل میں دعا کی اور آنکھیں موند لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ کل پھر لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔